नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम करेंगे यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। चाहे आप इसमें CTET, STET, UPTET, RTET या कोई सा भी एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि एग्जाम में ये पहले जो है आए हुए हैं और अब की बार भी जो इनके आने की संभावना रहेगी। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक के जितने भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण होंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाले कोना है इसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि बच्चों की गलतियाँ एवं भ्रांत धारणाएं क्या हैं। इसमें जो सी आंसर माना गया है ये रहेगा ऑप्शन 2 कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम है। कक्षा में शिक्षक बालकों के प्रयासों की जांच करता है और वह किसी विषय विशेष पर उसकी समझ को बेहतर बनाने का प्रयास करता है, किंतु इसके बावजूद वह विषय की मूलभूत जानकारी के अभाव में कई गलतियां करता है, जो कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो इसमें एक बच्चों की गलत एवं भ्रांत धारणाएं रहेगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है। तो संरचनात्मक ढांचे में बच्चों को किस रूप में देखा जाता है। तो इसमें रहेगा ऑप्शन 1 कि एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में। तो शिक्षा जो है उसका दायित्व होता है कि वह बच्चे जो बालक जो है उसका उसके स्तर तक विकास करने में सहायक हो, जिससे बालक अपने व्यक्तित्व का सभी प्रकार से विकास कर सके और सभी प्रकार की परिस्थिति में अपने आप को वो ढाल सके, समायोजित कर सके। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है। तो ये सहयोगात्मक अधिगम के बारे में पूछा गया है। इसका प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका, एक शिक्षक के रूप में जो भूमिका मानी गई है ये रहेगा ऑप्शन 4 यहाँ पर कि सहयोगात्मक होना चाहिए और प्रत्येक समूह की निगरानी करनी चाहिए। वह अपनी इस भूमिका के अंतर्गत कक्षा में प्रत्येक बच्चे को शिक्षा से संबंधित अनेक प्रकार की क्रियाओं में सहयोग करता है और अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय वह शिक्षक की भूमिका में प्रत्येक बच्चे और समूह की समस्याओं और कमियों की पहचान करता है और उसके बाद अनुरूप उसको दूर करने में सहयोग करता है और प्रत्येक समूह की निगरानी करता है। तो एक जो अध्यापक जो है उसे मिलकर जो बच्चों की जो कठिनाइयाँ उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदला जा सकता है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार माना गया है यहाँ पर ऑप्शन 3 सामाजिक पारस्परिक क्रिया के द्वारा। ये जो लेव वाइगोत्स्की जो है इनके अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से सामाजिक परस्पर क्रिया के द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है। और ये जो वाइगोत्स्की जो है इनके अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारक एवं भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। तो यह बात भी आपने याद रखनी है, क्योंकि सिद्धांत एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आ जाता है। तो लेव वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है इसे कहा गया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, या अगर इस तरीके से नहीं याद रहता है तो आप सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी याद रख सकते हैं। तो दोनों एक ही है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है। तो विकास और अधिगम के बीच संबंध को सही प्रकार से इनमें से कौन सा सूचित करता है। तो यहाँ पर करेगा ये ऑप्शन 1
कि विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। तो विकास जो है ये एक व्यापक शब्द है जिसमें समृद्धि, प्रकोपता, सीखने व समझने की क्षमता इत्यादि जो तथ्य जो है ये अंतर्निहित होते हैं। और बच्चों के विकास के साथ इसमें शारीरिक विकास, शरीर का विकास जैसे अंगों का बढ़ना हो गया, मानसिक विकास इसका मतलब है जैसे सोचने और समझने की क्षमता। परंतु इसके विपरीत यदि बच्चों का विकास संतुलित तरीके से नहीं होता है तो उनका शारीरिक और मानसिक विकास एक दूसरे से प्रभावित होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, ये जो जीन पियाजे हैं इनके अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं जिसमें अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? तो अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को, तो इनके अनुसार इसे यहाँ पर स्कीमा कहा गया है। और जीन पियाजे जो है इनका सिद्धांत था ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो ये इसकी व्याख्या करते हुए इन्होंने कहा है कि विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं कैसे विकसित होती हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत बच्चे वातावरण के तत्वों को पहचानते हैं और प्रतीकों की सहायता से उन्हें समझने की कोशिश करते हैं तथा इससे संबंधित वस्तु और व्यक्ति के संदर्भ में अमूर्त चिंतन करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना जो है इसको यहाँ पर स्कीमा कहा गया है, अर्थात अनुभव से सही अर्थ निकालने की व्यवस्थित तरीके। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुँच सकती है। तो इनमें से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है? तो यह है ऑप्शन 2 यहाँ पर, समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र, जिसमें एक उचित प्रश्न या सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से आगे या बहुत आगे ले जाया जाता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकता है। और ये जो लेव वाइगोत्स्की जो है इन्होंने दोनों स्तरों के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा है और इसमें बच्चे को उसकी स्वयं की क्षमता के स्तर से आगे ले जाने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, समाचार पत्रों से कहानियों एवं कथनों का चयन करना और प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिला दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं निम्नलिखित में से किसके एक प्रभावी रणनीति है? तो ये जो रणनीति है ये है ऑप्शन 1 यहाँ पर, लैंगिक ये जो जेंडर रूढ़ियों का सामना करने की। जो ये जो लैंगिक रूढ़ी जो है इनसे क्वेश्चन एक एग्जाम में जरूर आएगा। तो जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे सभी आपने याद रखने हैं। तो हमारा जो समाज है इसकी परंपरागत अवधारणा के तहत पुरुष और महिलाओं के कार्यों को बांटा गया है, जिसके अनुसार महिलाएं जो है घर के अंदर परिवार से संबंधित कार्य करती हैं और पुरुष जो है बाहर के काम को देखते हैं। तो ये जो है यहाँ पर लैंगिक जेंडर के प्रति रूढ़िवादी संबंधित सोच को दिखाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहलबर्ग के नैतिक तरक्की अवधारणा को पहचानिए। यहाँ पर वर्णन दिया गया है कि अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। तो ये इनमें से कौन सा माना गया है? तो कोहलबर्ग के अनुसार माना गया है ऑप्शन 1 ये कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो ये जो है यहाँ पर इसमें सही माना गया है ऑप्शन 1। और ये जो कोहलबर्ग है इनके सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास की अवस्था में बच्चे दूसरे के विचारों और नैतिक प्रतिबंधों से स्वतंत्र होकर आंतरिक मानकों के अनुरूप व्यवहार करते हैं। इसके अंतर्गत अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून और सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध रहता है। तो यहाँ पर सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास ये इसमें माना गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त समक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? तो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक इनमें से कौन सा है? तो इसमें माना गया है ऑप्शन 3 को, सुरक्षित रखने की योग्यता का होना।
और ये जो यहाँ पर मूर्त सक्रियात्मक अवस्था जो है ये कौन सी है, कहाँ से कहाँ तक की अवस्था होती है, तो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था मानी गई यहाँ पर 7 से 11 साल की। और इसमें कौन कौन से कौशल शामिल होते हैं, तो इसके अंतर्गत अहम केंद्रिता, व्याख्या या स्पष्टीकरण की योग्यता, सुरक्षित रखने की योग्यता, कर्मबद्धता निर्मित करने की योग्यता और रूपांतरण व वर्गीकरण, इनकी योग्यता इसमें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जीन पियाजे एवं लाइबोत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं, तो ये संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं, तो इनके अनुसार माना गया है ऑप्शन 1 यहाँ पर सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। तो इन दोनों का मानना है कि आयु के विभिन्न अवस्थाओं में प्रत्येक विनियोजनों के माध्यम से एक तार्किक परिणाम पर पहुंचा जा सकता है। तो इन दोनों ने ऑप्शन 1 को माना है सक्रिय विनियोजन के अर्थ निर्माण की प्रक्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चे के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, तो बच्चे के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका इनमें से कौन से निभाते हैं, तो यहाँ पर हमारा सी आंसर है ऑप्शन 1। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर सही माने गए हैं। बच्चा जो होता है शिशु, इसमें प्रथम सामाजिकरण की प्रक्रिया तब प्रारंभ होती है जब वह दूसरों को संप्रेषण करते हुए देखता है, बातचीत करते हुए देखता है, और यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। और सामाजिकरण की प्रक्रिया में परिवार, पास पड़ोस, वातावरण, विद्यालय का वातावरण हो गया, मीडिया, साथी समूह, मित्र जो हो गए, और व्यक्तित्व संवर्धन, अभिप्रेरणा, ये सभी जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सामाजिकरण में हमारा आस पड़ोस का जो वातावरण है ये सभी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि वहीं से जो व्यक्ति जो सब कुछ सीखता है। अगला क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, तो ये भी आपने याद रखना है हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। तो इनके अनुसार विशेषताएं दी गई हैं यहाँ पर, दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा, अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने और प्रतिक्रिया करने की योग्यता। तो इसे यहाँ पर क्या माना गया है, यहाँ पर माना गया है ये अंतः व्यक्तिकता को। और ये जो हार्वर्ड गार्डनर जो है इन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है, जिसमें अंतः व्यक्तिक बुद्धि भी शामिल है। और इस बुद्धि की मुख्य जो विशेषता है ये दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय का उचित तरीके से पता लगाने और प्रतिक्रिया करने की योग्यता है। तो अंतः व्यक्तिक जो है यहाँ पर ये माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बच्चे के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण होना चाहिए, तो इसमें कौन सा कारण होना चाहिए, तो इसमें माना गया है ऑप्शन 4 को। इसमें आते हैं दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसमें देख लेते हैं हम दूसरा, तीसरा और चौथे नंबर का। तो मूल्यांकन जो है ये शिक्षण और अधिगम प्रक्रियाओं का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि इसके माध्यम से बच्चों में जो कमजोरियाँ जो उसका पता लगाया जाता है और उसे दूर करने का भी प्रयास किया जाता है। मूल्यांकन के कारण कौन कौन से हैं, कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना, समय के साथ बच्चों में होने वाली अधिगम परिवर्तनों और प्रगति के बारे में पता लगाना, बच्चे की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों और चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में पता लगाना। तो यह इसके मूल्यांकन के निम्न कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। तो शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। आपने अगर आप टीचिंग का काम किया होगा तो आप इसको अनुभव करते होंगे। तो इसका जो सही विवेचन इनमें से क्या है, तो इसके बारे में जो सही व्याख्या है ये रहेगा ऑप्शन 4। यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। शिक्षण एवं अधिगम, इस प्रक्रिया में शिक्षक का लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अत्यधिक पारस्परिक क्रिया करना शिक्षण में लिंग पक्षपात को व्यक्त करता है। और अनेक शोध अध्ययनों से यह पाया गया है कि शिक्षक
लड़कियों की तुलना में लड़कों से पारस्परिक जीने में अधिक सहज अनुभव करता है तथा ऐसी क्रिया के होने का मुख्य कारण पारस्परिक सामाजिक अवधारणा को भी मान जाता है। तो इसके बहुत से जो है कारण भी हैं। तो बुक में चाहे जो मर्जी दिया गया हो, लेकिन अगर हम इसको अपने वास्तविक जीवन से देखें तो इसका जो बहुत अलग महत्व है। लड़की में और लड़के में जो बहुत अंतर होता है। तो यहाँ पर ये लिंग पक्षपात का जो है बुकों के अनुसार माना गया है, वास्तविक जीवन में अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? तो प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख इनमें से माना गया है ऑप्शन 3 को, कि प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। तो प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा का प्रमुख तत्व है प्रत्येक बच्चे की क्षमता और संभावना का विश्वास। और यह जो प्रगतिशील शिक्षा है, इसकी अवधारणा के अनुसार शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास करना है और इसके अंतर्गत ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है जिससे कि प्रत्येक बालक को सामाजिक विकास का पर्याप्त अवसर मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर विकास में व्यक्तिक विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो विकास में व्यक्तिक विभिन्नता को समझने के लिए इसमें हमारा जो आंसर है यह रहेगा ऑप्शन 1, कि वंशानुगत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के कई कारण हो सकते हैं, जैसे वंशानुगत हो गया, सामाजिक स्तर, सामाजिक प्रवेश। तो अतः व्यक्ति की विभिन्नता को समझने के लिए वंशागत जो है विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय और उनकी पारस्परिक क्रियाओं पर विचार करने की भी जरूरत है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर सी आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास का एक सिद्धांत यहाँ पर इनमें से नहीं है। तो यह माना गया है ऑप्शन 1 को, कि विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। तो ये यहाँ पर इसमें सही नहीं माना गया है। और विकास क्या है? विकास एक निरंतर रूप से चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें समृद्धि, प्रगति, सकारात्मक और नकारात्मक व्यवहारों के रूप में परिवर्तन होते हैं। यद्यपि जो विकास है इसकी गति भी अलग अलग होती है, परंतु यह तुलनात्मक रूप से क्रमिक होती है एवं समय के साथ साथ धीरे धीरे घटित होती है। तो अतः यहाँ कहना है कि विकास की गति और प्रकृति जन्म के समय से ही निर्धारित होती है, यह ठीक नहीं है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसे माना गया है? ये यहाँ पर माना गया है विशिष्ट शिक्षा योजना को। तो समावेशी शिक्षा क्या है? जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालक, जैसे अंधे बालक हो गए, मंदबुद्धि बालक, बहरे बालक और तथा प्रतिभाशाली बालकों को ज्ञान प्रदान किया जाता है, अर्थात इसमें सारे आ जाते हैं। तो इस शिक्षा का निर्धारण छात्रों की बुद्धि लब्धि, शैक्षिक स्तर व योग्यता को ध्यान में रखकर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के संबंध में सही है? तो अधिगमकर्ताओं और उनकी प्राथमिक विशेषताओं के संबंध में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर सही माना गया ऑप्शन 3 को, पढ़ने में अक्षमता, अधिगमकर्ता द्वारा धारा प्रवाह, पढ़ने एवं लिखने में कमी। तो ये यहाँ पर इसमें माना गया है। शिक्षा जो है इसमें बालकों और अधिगमकर्ताओं की पठन अक्षमता, अधिगम भिन्नता को दिखाती है। तो ऐसे अधिगमकर्ता जो है सामान्य बालकों की अपेक्षा बोलने, पढ़ने और लिखने में असक्षम होते हैं। तो ये ऑप्शन 3 रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? तो एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता, इसकी एक प्राथमिक विशेषता, तो ये मानी गई है यहाँ पर सृजनात्मकता को, सृजनात्मक बच्चों की। और ये जो सृजनात्मकता है ये एक ऐसी अवधारणा है जिसमें उपलब्ध साधनों से नवीन वस्तु, विचार या धारणा को अंकुरित किया जाता है।
एक सृजनात्मक शिक्षार्थी में एक प्रमुख विशेषता किसी समस्या के मूल एवं अपसारित समाधानों को साथ करने की योग्यता अंतर्निहित होती है। मौलिकता, धारा प्रवाहिता और लचीलापन ये इसके प्रमुख तत्व हैं। तो समस्या को मूल एवं अपसारित समाधानों के साथ करने की योग्यता यहाँ पर ये सृजनात्मक बच्चों की विशेषता माना गया है। सृजनात्मक जो यहाँ पर आया है, इस प्रकार के अगर आपको कोई आंसर में दिखाई दे तो वही जो आंसर इसमें रहेगा। सृजनात्मक जो है ये प्रतिभाशाली जो व्यक्ति जो बच्चे जो होते हैं तो उनके लिए प्रयोग किया जाता है, जो टॉपर से भी ऊपर होते हैं सृजनात्मक। नेक्स्ट है, दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अन्वेषण अनुकूल करने चाहिए। तो दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय इसमें जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन 2 कि स्पष्ट रूप से बोलना और छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। तो यह है दृश्य रूप से बाधित का मतलब है जो देख नहीं सकते हैं, तो उनके लिए ब्रेल लिपि जो उसका प्रयोग किया जाता है, तो जिसमें वो छूकर जाए किसी भी वस्तु जाए उसके बारे में पता लगाते हैं। तो ऐसे बालकों के व्यक्तित्व का जो विकास है उसको पूर्ण विकास करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह स्पष्ट रूप से बोले और ऐसी सामग्रियों का प्रयोग करे जिससे वह छूकर अनुभव कर सके। तो ब्रेल लिपि का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो दृष्टिबाधित जो बच्चे जो हैं उनके लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण को एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। तो सहयोगात्मक अधिगम और हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण को एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। इसमें हमारा सी आंसर है ऑप्शन 2 सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। तो ऐसे बालकों को सामान्य बालकों की तुलना में वृद्धि का विकास अपेक्षाकृत कम होता है। तो ये जो सहयोगात्मक अधिगम और हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण को समावेशी कक्षा में सहयोगात्मक एवं सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए, और ऐसे बालकों को जो सामान्य बालकों की तुलना में जो वृद्धि का विकास है ये कम होता है। तो ऐसे में उनको उम्र संबंधी बातें की चर्चा न करते हुए उसे विभिन्न स्तरों में सहयोग के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो उन्हें सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए हम उम्र साथियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में नहीं गिना जाता है। तो परिणत नहीं होता है। इसमें माना गया है ऑप्शन 3 को कि दोहराने और श्रवण करने को बढ़ावा देना। अधिगम क्या है? अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसकी प्रवृत्ति ज्ञान प्रदान करना होता है, और इस प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्ति किसी विषय या समस्या पर कई तरीकों से विचार, पूर्व में विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान का सृजन करना एवं उदाहरणों इत्यादि के माध्यम से अधिगम को सार्थक व सरल तरीके से प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सी आंसर रहेगा। अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में यहाँ पर एक नहीं गिना गया है, दोहराने और श्रवण करने को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संरचनात्मक प्रवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता। तो इसमें रहेगा ऑप्शन 1 अध्यापक विशिष्ट सत्र अवसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रिया की बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। तो ये यहाँ पर इसमें नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय किसके। तो यहाँ पर है ऑप्शन 2 एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय प्रदर्शन लक्ष्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी। तो अर्थ निर्माण को इनमें से कौन सी बढ़ावा देगी। इसमें रहेगा ऑप्शन 2 अन्वेषण,
और परिचर्चा। इससे बालक पहले अन्वेषण करता है और बाद में वह उससे जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के द्वारा उसके अर्थपूर्ण परिणाम पर पहुंचता है। इससे बालकों के सीखने की क्षमता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण हैं? तो प्रभावी अधिगम रणनीतियों का जो उदाहरण है ये इनमें से कौन सा है? तो इसमें हमारा जो सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन 4, 1, 2, 3, 4 और 5। अर्थात इसमें जो ये पांचों जो दिए गए हैं ये सभी सही हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। तो प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण: लक्ष्य समय सारणी निर्धारित करना, संगठनात्मक चार्टों और अवधारणाओं के नक्शे बनाना, उदाहरण एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना और हम उम्र साथी को समझना, स्वयं से प्रश्न करना। तो ये सभी यहाँ पर इसके उदाहरण रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? तो बाह्य अभिप्रेरणा का जो एक उदाहरण इनमें से कौन सा माना गया है? इसमें माना गया है ऑप्शन 1 को, कि मैं अपना गृह कार्य पूरा करता हूँ या करती हूँ, क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। तो बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है। अभिप्रेरणा जो है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी की आंतरिक शक्ति वातावरण के विभिन्न लक्षित वस्तुओं की ओर निर्देश करती है। अभिप्रेरणा ये 2 प्रकार की मानी गई है, आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा। तो यहाँ पर जो ये उदाहरण दिया गया है कि मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं, तो यह बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सी आंसर रहेगा, उदाहरण एवं गैर उदाहरण ये दोनों दिए जाने चाहिए। एक प्राथमिक जो कक्षा होती है इसमें शिक्षक को किसी विषय या तथ्य को समझाने के लिए उदाहरण और गैर उदाहरण ये दोनों तरीकों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जो प्राथमिक जो शिक्षण है इसकी अवस्था में बच्चे उदाहरण के साथ साथ किसी विषय और तथ्य को शीघ्र समझ लेते हैं। तो ऑप्शन 4 जो यहाँ पर सी आंसर माना गया है, उदाहरण जो गैर उदाहरण हैं दोनों के द्वारा या प्राथमिक कक्षा में प्रयोग इसका करना चाहिए। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों नेक्स्ट जो वीडियो है इसमें हम कल अगला जो यहाँ पर नेक्स्ट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो प्रवेश पत्र होगा, जो प्रश्न पत्र होगा उसको करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।